नमस्कार दोस्तों। क्या बापू के राम और भारतीय जनता पार्टी के राम में कोई दुश्मनी है? क्या भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कोई अंडरस्टैंडिंग है? क्या कांग्रेस पार्टी या किसी और में कोई अंडरस्टैंडिंग है? और क्या अब इस देश में सिर्फ अपनी सत्ता की राजनीति होगी और उसके लिए धार्मिक हमले भी होंगे, सांप्रदायिक हमलों में नफरत भी होगी और मोदी के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग होंगे, भाजपा आरएसएस के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग होंगे? जी हां, यह सब कुछ हो रहा है। सब कुछ कैसे हो रहा है वह बताता हूं। शुरुआत करता हूं। पटना में कार्यक्रम हो रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जा रही थी। उस कार्यक्रम में जो गायिका बुलाई गई, उन्होंने राम के नाम को बड़े प्यारे तरीके से लेने का किया, जो महात्मा गांधी रेगुलर गाते थे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। उस गीत को वो गा करके और बात को एक बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना चाह रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह ना गवार गुजरा और उन्होंने तुरंत उसको रोका और उससे कहा माफी मांगो। उस गायिका से माइक पर माफी मांगवाई। किस बात के लिए? कि उन्होंने रघुपति राघव राजा राम कह दिया था, पतित पावन सीताराम कह दिया था। यानी यह गीत इतना अपवित्र है, तो यह वह राम है जो महात्मा गांधी के राम थे। उधर उसी के चंद सेकेंड में ही आते हैं, उसे गायिका को पीछे हटाते हैं और केंद्रीय मंत्री रहे वह अश्वनी चौबे आकर के जय श्री राम के नारे लगवाते हैं और जय श्री राम के नारे लगवा करके कार्यक्रम को करते हैं। बहुत अच्छा है, यही राम होने चाहिए। भाजपा के राम ही राम है, बाकी किसी के राम राम नहीं है। यह बात उन्होंने बताने की कोशिश की। दूसरा, नरेंद्र मोदी जाते हैं क्रिश्चियंस की सेंट्रल सभा में दिल्ली में और वहां पर जाके प्रभु यीशु के तमाम बखान करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं और क्रिसमस की बधाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा होता है, कैथेड्रल चर्च बहुत पुराना है, हजरतगंज में है, हम बचपन से उधर घूमते रहे हैं, खेलते रहे हैं, तो इसलिए मुझे इसकी पूरी निजी तौर पे भी जानकारी है। कभी कोई विवाद नहीं हुआ। वहां उस चर्च का कार्यक्रम चल रहा था और जब वह कार्यक्रम चल रहा था उस समय भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग पहुंच जाते हैं और वहां पर वही शुरू कर देते हैं। तो जब वहां पर वो हरे राम हरे कृष्णा करके और उसमें विघ्न डालने का काम करते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे पुराणों में लिखा है कि जब तमाम ऋषि मुनि हवन यज्ञ पूजन करते थे तो आकर के असुर उत्पात मचाते थे। उसी तरह का उत्पात देखने को मिल रहा था। इस तरह की स्थिति थी और इसके बाद में इसी तरह केरल में देखने को मिला। वहां पर उपद्रव किया गया, हमला किया गया और इसी तरह से हरियाणा के रोहतक की एक घटना आई सामने, जहां पर ईसाइयों का जब कार्यक्रम चल रहा था और उस कार्यक्रम के दौरान
स्टेज पर चढ़ाए बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के लोग, और वहां से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और न जाने क्या क्या। पहले तो मैं बात कर लेता हूं, क्या ये धर्म ग्रंथ है? यदि आप देखेंगे, हनुमान चालीसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। तुलसीदास ने इसकी रचना की है और तुलसीदास ने ही रामचरितमानस लिखी है। यह एक महाकाव्य के रूप में लिखा गया है और तुलसीदास ने खुद कहा है, लिखा है रामचरितमानस की शुरुआत में कि यह मैं स्वांतः सुखाय के लिए लिख रहा हूं, यानी अपने सुख के लिए लिख रहा हूं। यह कोई प्रमाण नहीं है कि यह धार्मिक ग्रंथ है या क्या है, और धार्मिक ग्रंथ हो भी नहीं सकता है। धर्म ग्रंथ कौन से हैं वह जानना होगा तो हिंदू मैथोलॉजी में ये धर्म ग्रंथ की बात करेंगे तो यहां वेद हैं, वेदांग हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं। इसके अलावा चाहे महाभारत हो, चाहे रामचरितमानस हो या रामायण हो, ये सभी धर्म ग्रंथ नहीं, ये महाकाव्य है। महाकाव्य में और धर्म ग्रंथ में अंतर करना पड़ेगा, तो यह जान लीजिए। बहरहाल, तो उसी तरह महाकाव्यों से रचित चीजों को लेकर के इस तरह की स्थितियां होती हैं, तो यह एक विवाद है। चलिए, हनुमान चालीसा अरविंद केजरीवाल भी पढ़ते हैं और वो दिखाते हैं कि हम कैसे बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं, और अपने आप को उन्होंने, आप याद करिए, गुजरात चुनाव के वक्त में खुद को भगवान जिन्हें कहा जाता है, वो कृष्ण के वंशज अपने आप को बता दिया था, और यह भी बता दिया था मैं तो कृष्ण जन्माष्टमी के ही दिन पैदा हुआ था, इसलिए मैं तो वही हूं। तो नरेंद्र मोदी खुद को अवतारी बताते हैं और वो तो खुद को ही बता देते हैं कि हम तो उसी दिन पैदा हुए, उसी अंश के। अपने ही मुंह से ये लोग बताते हैं, हम नहीं कह रहे। बहरहाल, अब इसी पे आता हूं। तो आम आदमी पार्टी ने एक आरोप लगाया कि, और ये आरोप किसी और ने नहीं, उनकी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने लगाया, उनके साथ में जो उनके संसदीय दल के नेता हैं वो संजय सिंह लगाते हैं। और आरोप क्या लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी, जो अजय माकन ने और सबने सारी चीजें, सच्चाइयां बता दी हैं आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उस पर उन्होंने हमला किया और कहा इनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ अंडरस्टैंडिंग है। तब मुझे मजबूरन बताना पड़ता है कि अंडरस्टैंडिंग किसकी है। याद करिए, अन्ना आंदोलन, अन्ना आंदोलन विवेकानंद फाउंडेशन ने शुरू किया था। वो विवेकानंद फाउंडेशन अजीत डोवाल का था और उसको आरएसएस और चाइना के कुछ, उसकी और विदेश की कुछ फंडिंग थी। आज भी आप उसके प्रोफाइल में चले जाइए, चेक कर लीजिए, फाउंडर उसके वो थे। और उस अन्ना आंदोलन की उपज कौन कौन थे? उस अन्ना आंदोलन की उपज ही अरविंद केजरीवाल है और उनकी पूरी आम आदमी पार्टी है। उधर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी यदि सत्ता में आए तो उसी आंदोलन के कारण आए, क्योंकि उस आंदोलन के जरिए जो झूठ और फैलाया गया, उस झूठ के कारण और उस तरह की नफरत के कारण स्थिति यह हुई कि कांग्रेस से बहुत नाराजगी हुई और उसे महाकरप्ट बता दिया गया और न जाने क्या क्या। तो जिसे करप्ट बताया जाता था वो तो करप्ट साबित नहीं हुई। अदालतों में वो सारे आरोप झूठे पाए गए जो लगाए गए थे कांग्रेस ने। आम आदमी पार्टी लड़ी और वो सत्ता नहीं पा सकी, उसके नंबर नहीं थे सत्ता के। भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेती, नरेंद्र मोदी सत्ता में आ जाते। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए उस आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया जो आम आदमी पार्टी उसे ही खत्म करके बन रही थी।
और उनकी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर झूठे आरोप लगा रही थी। और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया, वह मौका दिया जिसके कारण वो अपनी ब्रांडिंग कर सके। उसके बाद चलिए वो अपने आप सत्ता में है। जो उन्होंने योजनाएं करी, जो कुछ किया, जनता को अच्छा लगा है, जो भी है वो उसकी मर्जी है, मैं उस पर सवाल नहीं उठाता हूं। अब मैं सवाल उठाता हूं कि क्या अजय माकन ने गलत कहा? अजय माकन ने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों दावा करते थे कि दिल्ली में एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा कि जिसके पास मकान ना हो, गरीबों को मकान दिए जाएंगे। लेकिन सिर्फ 2023 में 2,80,000 लोगों के घर तोड़ दिए गए। और जो मकान देने का वायदा किया था गरीबों को, लेकिन उन्होंने 2,80,000 लोगों को, घरों को के लोगों को बेघर कर दिया। इसके बाद मोहल्ला क्लिनिक चिल्लाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो क्लिनिक बनाए गए, वहां पे छोटी छोटी मर्ज की दवाएं जो ऐसे ही डॉक्टर्स दे देते हैं और नहीं तो मिल जाते हैं तमाम जगह, उसकी बात करते हैं। दिल्ली में, दिल्ली के जो अस्पताल हैं और सब जगह अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए जो पैसे की जरूरत है वो 10,15,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। लेकिन दिल्ली सरकार ने उसके लिए जो बजट दिया, ये दिल्ली सरकार उसके अधीन आता है, ये उसने 272 करोड़ दिए। कोविड के दिनों में किस तरीके से जनता मर रही थी और दिल्ली में उसका पुरसा हाल नहीं था, यह नाकामी कौन लेगा? तो यह इनके स्वास्थ्य का मॉडल है। फिर शिक्षा का मॉडल देखिए। शिक्षा का मॉडल यह है कि गरीबों को, उनके बच्चों को एडमिशन देने, उनकी शिक्षा के लिए व्यवस्था करनी थी। ईडब्ल्यूएस के तहत जो देने थे, तो उसमें 56,000 सीटें खाली रह गई। 56,000, यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति हुई। और दिल्ली के स्कूलों में तमाम स्कूलों में प्रिंसिपल्स नहीं है, तमाम में वाइस प्रिंसिपल्स नहीं है, तमाम में टीचर्स नहीं है। और जितनी भयंकर कमी है उसको कौन कहेगा? दिल्ली में कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई नया इंस्टीट्यूशन नहीं बना, कोई नए स्कूल नहीं बने, पुराने स्कूलों को ही रेनोवेट किया गया, इसके सिवा कुछ नहीं हुआ है। तो यह शिक्षा का मॉडल है। फिर बिजली एक तरफ तो कुछ वो सस्ती दी जा रही है, फ्री भी दी जा रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज, बिजली के नाम पर लूट की जा रही है। दिल्ली में सबसे महंगी बिजली मिल रही है, सबसे महंगी बिजली। क्यों मिल रही है? क्योंकि सरकार की नीतियों के कारण बोझ पड़ रहा है, और वह बोझ इस तरह से डाला जा रहा है कि लोग बेहाल हैं। और बेहाली की हालत यह है कि जब 2 महीने बारिश के थे, उतने में 30 लोग पानी में डूब के मर गए दिल्ली में। दिल्ली कोई नदी नहीं थी जिसमें सड़कों पर डूब के मर गए। अब आप सोचिए, 30 लोग सड़कों पे मर गए हो, बेसमेंट के अंदर पानी घुस जा रहा हो और कोचिंग में लोग मर रहे हो। तो इस तरह की दशाएं रही हैं और इन सब पर खामोशी है। तमाम वायदे करते चले आ रहे हैं, 11 साल हो चुके हैं कि यमुना, जैसे नरेंद्र मोदी वायदा करते थे गंगा, निर्मल गंगा, नमामि गंगे, वैसे ही ये वायदा करते थे। और यमुना प्रदूषित नहीं, गंदा नाला बन चुकी है। उस गंदा नाला बन चुकी यमुना पर कोई भी जवाब नहीं है, कहीं भी नहीं है। फिर इसके बाद आप याद करिए, अन्ना आंदोलन किस बात को लेके था? लोकपाल को लेकर के। आज अरविंद केजरीवाल लोकपाल का नाम नहीं लेते हैं। कैग की जो रिपोर्ट आई हुई है वो अपने यहां विधानसभा के उसमें पेश नहीं करते हैं, तो कैग की रिपोर्ट भी नहीं पेश करेंगे, भी नहीं करेंगे। इन सब के बीच में
दिल्ली सरकार ने सिर्फ विज्ञापन पे 500 करोड़ रुपया खर्च कर दिए, और ये सरकारी उसमें खर्च किए हैं, और योजनाओं के नाम पर जो पैसा योजना के लिए था, उस पैसा योजना में तो कम खर्च हुआ, उसके विज्ञापन पर ज्यादा खर्च हो गया, वो अलग है। तो यानी आप समझ लीजिए कि दिल्ली के साथ में क्या किया है। सबको तो कहते थे, क्या गलत कहा जा रहा है कि आप घर देंगे, आपको बड़े घर की जरूरत नहीं है, सब कुछ, लेकिन अपने ही सरकारी घर को 2 घरों को तोड़वा के एक घर बनवाएंगे और उसे शीश महल में तब्दील करेंगे, तो साहब क्यों नहीं कहा जाएगा। चलिए, तो जो सत्य है कह दीजिए, तो आप ये कहेंगे। अब आइए, वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी को निकाल देना चाहिए। काहे से? इंडिया अलायंस से निकाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको निकाल दीजिए, लेकिन क्या आप वह विश्वसनीय स्थिति बना पाए हैं? क्या आज आप उस स्थिति में जनता के मुद्दों पे लड़ रहे हैं? नहीं। आप दिल्ली में सत्ता पाने के लिए इतने व्याकुल हैं कि कांग्रेस को निकाल दीजिए, लेकिन जब कांग्रेस हरियाणा में लड़ रही थी चुनाव, दिल्ली में कांग्रेस कहे कि ठीक है हम अलायंस नहीं करेंगे, उसके पहले आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी कि हम कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे। जब आपने कहा तो कांग्रेस ने भी कहा, और जब लड़ रहे हैं तो आमने सामने लड़ेंगे, ठीक है, पूरी ताकत से लड़ेंगे। जब कांग्रेस ताकत से लड़ती है तो आम आदमी पार्टी को पता है कि उसने कांग्रेस पार्टी के ही वोटर्स को चोरी किया है, तो उसे डर लगता है। उधर तब क्या कहते हैं? कांग्रेस को निकाल दीजिए। भाई कांग्रेस राजनीति छोड़ दे, लड़े नहीं, मुद्दे ना उठाए, जनता की बात ना करे। जब दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल घरों में बैठे हुए थे। जब दिल्ली में कोरोना का काल था, अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे घर में बैठे थे, और उस वक्त में कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी। तो फिर क्या कहेंगे? चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं। जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव था, तब आम आदमी पार्टी जाके 89 सीटों पर चुनाव लड़ जाती है, 88 पर उसकी जमानत जब्त हो जाती है, लेकिन कांग्रेस को 20 सीटें हरवाने में वो बड़ी भूमिका अदा कर देती है, और कांग्रेस सत्ता में आते आते रह जाती है। आइए जम्मू कश्मीर में चुनाव होता है, वहां जाके आम आदमी पार्टी लड़ जाती है, और जम्मू में जो कांग्रेस का हिंदू वोट था वो बंटवा लेती है, और नतीजतन कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो यह स्थिति है। फिर आप देखिए पंजाब में कांग्रेस पार्टी से लड़ने पहुंच जाती है आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं पर एफआईआर दर्ज करती है, उन्हें जेल डालती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल पर, जिन पर वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। इसके बाद आइए, गुजरात में कांग्रेस पार्टी बहुत स्ट्रांग थी, एक मजबूत विपक्ष थी, सत्ता में आने की स्थिति में थी, वहां जाकर के लड़ जाते हैं, और वहां पर कांग्रेस पार्टी के ही वोट तोड़ते हैं, और कांग्रेस पार्टी कमजोर होती है तो विपक्ष कमजोर हो जाता है, और आम आदमी पार्टी मस्ती से अपना घूम रही होती। इसके बाद आप गोवा में देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी आते आते रह गई, इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी और टीएमसी वहां जाकर वोट काटने का काम कर रहे थे, और उन्होंने वही किया। इसी तरह उत्तराखंड में देख लीजिए। तो ये मैं चंद उदाहरण बताया, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, और छत्तीसगढ़ में भी, कर्नाटक में भी ये लड़ने पहुंच गए थे, असम में भी पहुंच गए थे,
तो इससे आप समझ लीजिए कि यह है आम आदमी पार्टी का चेहरा। आप कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने चले जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी यदि लड़े तो आपको तकलीफ है, तो उसे इंडिया अलायंस से निकाल दीजिए। तो यह कौन सी राजनीति? तो अंडरस्टैंडिंग किसकी है? बीजेपी से, कांग्रेस की या अरविंद केजरीवाल की? और मैं बड़ा अजीब सा लगता है जब ये इस तरह के आरोप लगाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सत्य भी है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहा करते थे कि मैं और मेरा परिवार तो असल में बीजेपी से जुड़े रहे हैं, इनके पिताजी जिस तरीके से आरएसएस के होते थे, जेल गए थे। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात इन्होंने ही कही थी, और जब इन्होंने ही कही थी तो निश्चित रूप से उस पर बात भी होनी चाहिए थी। तो जो सन 77 में जेल गए थे और सारी बातें कहते थे, वो आज यह बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से आता है कि अरविंद केजरीवाल असल में बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। किसके कर रहे हैं ये सुन लीजिए। क्योंकि जेल गए थे, मेरा जनसंघ का परिवार है, पैदाइशी बीजेपी वाले हैं हम। मेरे पिताजी जनसंघ में थे, इमरजेंसी में जेल गए थे, मेरा जनसंघ का परिवार है। तो इससे आप समझ सकते हैं, जो खुद उसके जनसंघ के हैं, उस परिवार से हैं, सच्चे बीजेपी वाले हैं, वो आज यह बता रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग किसकी है ये समझने की जरूरत है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सच्चे विपक्ष को पहचानिए, क्योंकि सत्ता तो सामने है, विपक्ष को पहचान लीजिए, नहीं तो हर बार आप ठगे जाएंगे, आपके वोट बटेंगे और आप हार जाएंगे। चाहे सत्ता में रहेंगे, चाहे उसमें रहेंगे। यही तो आरएसएस चाहता था कि सत्ता भी हमारी हो, विपक्ष भी हमारा हो, इसीलिए उसने इस तरह के दल खड़े करने की हर बार कोशिश की है। सन 77 में भी देख लीजिए, जनता पार्टी के रूप में, उसके बाद जनता दल के रूप में, उसके पहले आप और चले जाइए यदि, तो सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर के जिस तरीके से किया था जनसंघ ने। तो ये बार बार रूप बदल बदल के आते हैं और ये वही है, इसलिए पहचानिए। जय